हाय दोस्तों, आज मैं आपको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में डिस्कस करूंगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। देखो, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था वो किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया। इसमें यह अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग सन 1911 में किया। एक्चुअली इस प्रयोग को करने वाला, जो गाइड करने वाला था, एज ए डायरेक्टर था, वो कौन था? वैज्ञानिक रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड। लेकिन इस प्रयोग को सफल बनाने वाले जो दो कार्यकर्ता थे वो कौन थे? एक तो वैज्ञानिक गाइगर था, गाइगर, और दूसरा कौन था? गाइगर एवं मार्शडन। रियल में प्रयोग को करने वाले वैज्ञानिक गाइगर व मार्शडन थे, लेकिन इस प्रयोग को रदरफोर्ड के सुझावों के आधार पर किया जा रहा है। मतलब गाइगर और मार्शडन एज ए टीचर कार्य कर रहे हैं और रदरफोर्ड है वो एज ए डायरेक्टर कार्य कर रहा है। डायरेक्टर, इसके सुझावों पर सारा कार्य हो रहा है। ठीक, चलो देखते हैं इस प्रयोग में क्या हुआ। सन 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को समझाने के लिए वैज्ञानिक गाइगर व मार्शडन ने रदरफोर्ड के सुझावों के आधार पर एक अल्फा कण स्रोत लिया। अल्फा कण स्रोत, ये आपके पास अल्फा कण स्रोत है कोई? अल्फा कण स्रोत, अल्फा कण स्रोत का मतलब हो रहा है यहां से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। अल्फा कण स्रोत एक्चुअली रदरफोर्ड ने अल्फा कण स्रोत से जो अल्फा कण उत्पन्न किए थे वो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ बिस्मिथ लिया। रेडियो एक्टिव पदार्थ बिस्मिथ, एक्चुअली रेडियो एक्टिव पदार्थ बिस्मिथ आवर्त सारणी के 83वें स्थान पर आता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 83 है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रेडियो एक्टिव तत्व बिस्मिथ ही लिया जाए। आपके पास में कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व लिया जा सकता है। आवर्त सारणी में 83 परमाणु क्रमांक के बाद जितने भी एटम हैं सारे एटम रेडियो एक्टिव हैं। चलो, ये एक अल्फा कण स्रोत है। यहां कोई पतला स्वर्ण पत्र ले लिया। पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है, जो पतला स्वर्ण पत्र लिया इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है? इस पतले स्वर्ण पत्र की मोटाई थी 2.1 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 मीटर। 2.1 × 10⁻⁷ मीटर अल्फा, जो ये कौन है? स्वर्ण पत्र है, इसकी मोटाई है। इस स्वर्ण पत्र पर अल्फा पार्टिकल आपतित होते हैं। यहां से इस प्रकार अल्फा कण जा रहे हैं। ये अल्फा कण आपतित हो रहे हैं। इन अल्फा कणों का जो वेग है वो वेग कितना है? 2.1 गुणा 10 की घात 2.1 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकेंड। देखो, 2.1 गुणा 10 की घात -7 मीटर जो मोटाई है वो अल्फा, ये कौन है? स्वर्ण पत्र की मोटाई है। इस स्वर्ण पत्र पर जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी है वो कितनी है? 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। चलो, वापस यहां बात या क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भाई इस अल्फा कण प्रयोग में स्वर्ण पत्र को ही क्यों चुना? भाई स्वर्ण पत्र को इसलिए चुना ताकि इस स्वर्ण पत्र से अल्फा कण का प्रकीर्णन आसानी से हो सके। भाई आसानी से क्यों हो जाता है? आसानी से प्रकीर्णन अल्फा कण का स्वर्ण पत्र से इसलिए हो जाता है क्योंकि स्वर्ण अल्फा कण की तुलना में लगभग 50 गुना भारी होता है। सोने का नाभिक अल्फा कण के नाभिक की तुलना में लगभग 50 गुना भारी होने के कारण अल्फा कण का प्रकीर्णन स्वर्ण पत्र से आसानी से हो जाता है। बात आती है अल्फा कण क्या है? हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम का नाभिक मैं बोल सकता हूं 2He4।
इस ये 2He4 हीलियम का नाभिक है वो अल्फा कण की तरह कार्य करता है। चलो अगर मैं अल्फा कण की और बात करना चाहूं तो यह अल्फा कण है। इस अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 700 गुना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है? 4 गुना। अल्फा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 700 गुना होता है। अगर मैं आवेश की बात करना चाहूं तो अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक होता है। चलो ठीक, अब देखो ये अल्फा कण किसके ऊपर आ रहे हैं? स्वर्ण पत्र पर आपतित हो रहे हैं। तो इन अल्फा कण को एक पतले किरण पुंज के रूप में आपतित करने के लिए यहां पीवी की ईंटों को लगाया गया। पीवी की ईंट, पीवी की ईंट, ये दो पीवी इट मीन लेड, पीवी की 2 ईंट हैं। इन ईंटों के बीच में से अल्फा कण बाहर जा रहे हैं। ये एक पतले किरण पुंज के रूप में जाएं, मतलब एक संकीर्ण छिद्र के रूप में जाएं। चलो इन ईंटों के चारों तरफ अर्थात स्वर्ण पत्र के चारों तरफ एक पर्दा लगा दिया। ये पर्दा जिंक सल्फाइड का था, ZnS का पर्दा। ये पर्दा किसका है? जिंक सल्फाइड का। अगेन क्वेश्चन फिर क्रिएट होता है कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिंक सल्फाइड का पर्दा ही क्यों चुना गया? भाई जब अल्फा पार्टिकल्स इस पर्दे जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराएगा तब प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी। प्रतिदीप्ति का मतलब चमक उत्पन्न होगी। जैसे ही अल्फा कण इस पर्दे से जाके टकराएगा तो वहां चमक उत्पन्न होगी। एक्चुअली ये चमक उत्पन्न होती है, यह चमक बहुत कम होती है जिसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से नहीं देख सकते इसका मतलब क्या हो गया? अतः इन अल्फा कणों को देखने, अल्फा कणों की प्रतिदीप्ति को देखने के लिए यहाँ एक संसूचक की व्यवस्था की गई। संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो सूक्ष्मदर्शी एवं गणित्र का कार्य करता है। सूक्ष्मदर्शी, जो भी अल्फा पार्टिकल्स इस जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराएंगे, जो चमक या प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाएगा कि यहाँ अल्फा पार्टिकल्स पहुंच रहा है। लेकिन कितने अल्फा पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं उनको काउंट करने के लिए गणित्र लगा दिया। तो इस पूरी डिवाइस को मैंने क्या बोल दिया? संसूचक बोल दिया। ये आपके पास संसूचक हो गए। इस प्रकार आपके पास में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का पूरी प्रायोगिक व्यवस्था होती है। चलो इस प्रयोग में जब वैज्ञानिक गाइगर और मार्शलन रदरफोर्ड के सुझावों पर अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर करते हैं। ये कौन है आपके पास में? स्वर्ण पत्र बौछार करते हैं। उस वाली कंडीशन में इन वैज्ञानिकों ने पाया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, अधिकांश अल्फा कण इस स्वर्ण पत्र से बिना किसी प्रकीर्णन के सीधे सीधे गुजर गए, सीधे सीधे गुजर गए, इस प्रकार चले गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्वर्ण पत्र से बिना किसी प्रकीर्णन के सीधे गुजर गए। यह मालूम कैसे हुआ? क्योंकि इन स्थानों पर जब हमने देखा संसूचक की सहायता से तो यहाँ प्रतिदीप्ति, बहुत सारी चमक उत्पन्न हो रही थी। बार बार में यहाँ अल्फा पार्टिकल्स जैसे जैसे टकरा रहे थे वैसे वैसे प्रतिदीप्तियां उत्पन्न हो रही थी। इट मीन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल रहे हैं। चलो ठीक है। और देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स लगभग 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 90 डिग्री से कम कोण पर प्रकीर्णित हुआ। इस प्रकार चला गया। और जैसे पास पास आते हैं इसके कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस प्रकार चले गए,
कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस प्रकार चले गए, देखो इस प्रायोगिक व्यवस्था को देखकर ही हमको अनुभव हो रहा है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल रहे हैं, कुछ अल्फा कण कुछ कोणों से प्रकीर्णित होकर इधर उधर जा रहे हैं। इसका मतलब उन अल्फा कणों का प्रकीर्णन हो रहा है, किससे हो रहा है? स्वर्ण पत्र से हो रहा है, सोने के नाभिक से हो रहा है। देखो यहां जब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल के गए, ऐसा प्रयोग में दिख रहा है। किसको दिख रहा है? रदरफोर्ड को दिख रहा है। जब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल के जा रहे हैं, स्वर्ण पत्र में होकर सीधे सीधे निकल के जा रहे हैं, इसका मतलब यहां से रदरफोर्ड निष्कर्ष निकाल रहा है कि भाई जो हमारे पास परमाणु है, उस परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। अधिकांश भाग खोखला क्यों है? क्योंकि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल गए, बिना किसी विक्षेपित हुए परमाणु से सीधे सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण कुछ कोणों से प्रकीर्णित होकर जा रहे हैं। वो किस प्रकार गए आप देखिएगा। लगभग अगर मैं 8000 अल्फा पार्टिकल्स की स्वर्ण पत्र पर बौछार करता हूं, उनमें से एक अल्फा कण लगभग 90 डिग्री के कोण से प्रकीर्णित होता है। यदि मैं आपतित अल्फा कणों की संख्या जैसे जैसे बढ़ाता हूं, इन अल्फा कणों की संख्या लगभग 20,000 कर देता हूं, तो उस वाली कंडीशन में लगभग एक अल्फा कण कितने डिग्री से 120 डिग्री के कोण से प्रकीर्णित होता हुआ पाया गया। भाई अगर मैं यहाँ 20,000 अल्फा पार्टिकल की बौछार न करके लगभग 100,000 इट मीन 1,10⁶ अल्फा पार्टिकल्स की जब बौछार करूंगा, उन अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण से प्रकीर्णित हुआ। वही प्रकीर्णित हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। देखो ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस प्रकार चले गए, ये प्रकीर्णित हो रहे। और देखा ये आपके पास में जो 1,00,000 अल्फा पार्टिकल्स भेजे थे, उनमें से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण से प्रकीर्णित हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है आपका जो अल्फा पार्टिकल्स जिस रास्ते से गया, उसी रास्ते से पुनः वापस लौटकर आ गया। जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स जिस पथ से होकर गया था, उसी पथ से होकर वापस लौट के आ रहा है। इससे रदरफोर्ड पुनः आइडिया लगा रहा है, यार इन अल्फा कणों का प्रकीर्णन क्यों हो रहा है? भाई अल्फा कण का प्रकीर्णन केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है। कब? भाई अल्फा कण कैसा है? धनावेशित कण है, पॉजिटिव आवेश है अल्फा कण। हीलियम के नाभिक को ही हमने अल्फा पार्टिकल्स बोला है। हीलियम का नाभिक में तो धनावेश होता है। इसका मतलब धनावेश प्रतिकर्षित होकर ही दूर जाएगा। ये दूर जा रहा है ना, पहले सीधा सीधा चला गया, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो सोने के नाभिक से क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित हो रहा है। प्रतिकर्षित कब होगा? भाई स्वयं पॉजिटिव है, श्योर। जो आपके पास स्वर्ण पत्र है, इस स्वर्ण पत्र का जो भी पॉजिटिव चार्ज है, जो भी धन आवेश है, वो कहां पर होना चाहिए? उसके केंद्र में होना चाहिए, उसके सेंटर में होना चाहिए। भाई कुछ अल्फा पार्टिकल्स छोटे छोटे कोणों से विक्षेपित होकर चले गए। इस आधार पर रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि इस परमाणु का टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मैक्सिमम मास, टोटल पॉजिटिव चार्ज, संपूर्ण धनावेश एंड मैक्सिमम मास, अधिकांश द्रव्यमान इट मींस लगभग 99% द्रव्यमान कहां है? इस परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म स्थान पर संकेंद्रित है। इस अति सूक्ष्म स्थान को केंद्रक या नाभिक नाम दिया। क्या नाम दे दिया? केंद्रक या नाभिक। नाभिक या केंद्रक बोले क्या कहते हैं? परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान जिस स्थान पर संकेंद्रित होता है, उस स्थान को केंद्रक या नाभिक कहते हैं।
देखो अगेन रदरफोर्ड ने यहां दो बातें बता दी हमारे लिए। दो बातें क्या क्या बता दी? पहली बात बताई कि आपके पास जो भी परमाणु है उस परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। एक गजब बात, रदरफोर्ड की यह उपलब्धि है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। लेकिन रदरफोर्ड से पहले कौन आया था? थॉमसन आया था। थॉमसन ने अपने परमाणु प्रतिरूप में क्या कहा? थॉमसन ने कहा परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का कोई धनावेशित गोला है। ऐसा थॉमसन ने कहा। धनावेशित ठोस गोला है। थॉमसन कह रहा है कि परमाणु ठोस है, लेकिन रदरफोर्ड क्या कह रहा है? परमाणु खोखला है। रदरफोर्ड अपने प्रयोग के आधार पर कह रहा है। रदरफोर्ड ने कह दिया कि परमाणु कैसा है? खोखला है। विद प्रयोग से प्रूफ कर दिया इस बात को। जैसे रदरफोर्ड ने इस बात को प्रूफ किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, उस वाले कंडीशन में थॉमसन का जो स्टेटमेंट था वो फेल हो गया। थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप था वो फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? थॉमसन ने परमाणु को ठोस माना। चलो आगे। दूसरी इसकी उपलब्धि क्या है रदरफोर्ड की? रदरफोर्ड की दूसरी उपलब्धि है भाई हमारे पास में कि इस परमाणु का जो भी पॉजिटिव चार्ज है, जो भी धनावेश है, वो इसके केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान पर संकेंद्रित है। उस छोटे से स्थान को केंद्रक या नाभिक कहते हैं। आपको पता है थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा कि जो भी पॉजिटिव आवेश है परमाणु का, वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज परमाणु के अंदर फैला हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? थॉमसन अगेन यहां फेल हो गया। भाई रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में थॉमसन को फेल कर दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे आके और कहता है रदरफोर्ड तीसरी एक और उपलब्धि देता है अपनी, तीसरा एक और स्टेटमेंट देता है। तीसरे स्टेटमेंट में कहता है कि भाई इस परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म स्थान पर या केंद्रक में या नाभिक में इसका टोटल पॉजिटिव आवेश है। इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जब इस परमाणु के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भाई? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ही ये स्टेटमेंट किसने बोला? रदरफोर्ड ने बोला। उस वाली कंडीशन में थॉमसन ने अगेन ऑन स्पॉट एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। क्वेश्चन क्रिएट क्या किया कि भाई जब आप सोचिएगा ये आपका नाभिक हो गया, नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और भाई जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उस वाली कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, गति करेगा, तो श्योर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी तो उस वाली कंडीशन पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या कम होते होते, अर्थात इलेक्ट्रॉन सर्पी वलयाकार पथ तय करता हुआ कहां आ जाएगा? नाभिक में आ जाएगा, नाभिक के अंदर गिर जाएगा। मतलब क्या बोला? अगेन वापस मैं बोलता हूं, रदरफोर्ड कह रहा है कि नाभिक के चारों ओर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मान लिया ये बात सही है, लेकिन आप एक बार सोचिएगा कोई पिंड है, इस पिंड के चारों तरफ मैं चक्कर लगाऊं, कब तक चक्कर लगा सकता हूं? शाम तक चक्कर लगा सकता हूं क्या? 2 दिन चक्कर लगा सकता हूं क्या? अरे यार घंटे 2 घंटे चक्कर लगाऊंगा, उसके बाद मेरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। सेम कंडीशन ये नाभिक के चारों तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी। ऊर्जा में कमी होगी तो वो धीरे धीरे नाभिक के पास में आएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में आएगा तो वह सर्पी वलयाकार पथ तय करता हुआ एक निश्चित समय अंतराल पश्चात नाभिक के अंदर गिर जाएगा। कौन गिर रहा है? इलेक्ट्रॉन। कहां गिर रहा है? नाभिक के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया? परमाणु कैसा होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिरेगा तो परमाणु का स्थायित्व तो ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये वाली बात जो तीसरी उपलब्धि थी
वो रदरफोर्ड का वीक पॉइंट बन गया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की असफलता का कारण बन गया। असफलता का कारण क्या बना? रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के असफलता का पहला कारण बना, क्या कारण बना? कि रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। असफल क्यों रहा? क्योंकि ये बता नहीं सका जब वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा में कमी आएगी, ऊर्जा में कमी आएगी तो इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या में कमी आएगी, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिरेगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिरेगा तो परमाणु कैसा हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका वीक पॉइंट बना। दूसरा और वीक पॉइंट है इसका, किसका? रदरफोर्ड का दूसरा वीक पॉइंट क्या है? रदरफोर्ड ऊर्जा के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। असफल क्यों रहा? भाई जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो यह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, इसकी ऊर्जा में कमी आएगी और यह धीरे धीरे कम मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता हुआ कहां गिरेगा? नाभिक में गिरेगा। उस वाले कंडीशन में यह अधिक मात्रा से कम मात्रा तक ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। मतलब हर संभव ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, हर संभव ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। तो मेरे पास एक रिलेशन होता है E बराबर h न्यू। देखो ऊर्जा का मान कम भी है ज्यादा भी है, आप जानते हो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू। जैसे जैसे E का मान बढ़ेगा वैसे वैसे न्यू का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे E का मान कम होगा वैसे वैसे न्यू का मान क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब जब ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो ज्यादा मात्रा में आवृत्ति प्राप्त होगी। जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वह ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, तो इन तरंगों की आवृत्ति भी क्या होगी? अधिक होगी। अगर ये कम मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो उन तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। इट मीन इस ऊर्जा के उत्सर्जन के दौरान जो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उस स्पेक्ट्रम के अंदर हर संभव आवृत्ति मतलब कम आवृत्ति की भी तरंगे हैं, ज्यादा आवृत्ति की भी तरंगे हैं, हर संभव आवृत्ति की तरंगे हैं। उन हर संभव आवृत्ति की तरंगों का अगर मैं स्पेक्ट्रम खींचता हूं तो वो स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होना चाहिए? सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। कैसा प्राप्त होना चाहिए? सतत प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो रेखीय ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यह रेखीय ऊर्जा के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। बात आती है सतत स्पेक्ट्रम क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है। सतत स्पेक्ट्रम का मतलब होता है आपके पास में यहां से लेकर यहां तक मान लो ये ऊर्जा है तो ये बहुत सारी ऊर्जा सब ये कंटिन्यू। रेखीय की बात करूंगा तो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम आपके पास इस प्रकार प्राप्त होगा। एक्चुअली ये ऊर्जा का स्पेक्ट्रम कहां प्राप्त होता है? आपने पढ़ा है 11th क्लास में, बोर के परमाणु मॉडल में पढ़ा है, वहां पर पढ़ा था, ऐसे कहीं पढ़ा था आपने। ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वहां पढ़ा था लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, हेम्प्री श्रेणी आपने पढ़ी थी। जो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी जो आपने पढ़ी थी ये श्रेणियां ही ऊर्जा का स्पेक्ट्रम है। ऊर्जा का स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बोर के परमाणु मॉडल के अंदर करेंगे। ठीक, चलो मैं अगेन बात करूंगा। जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था वो वैज्ञानिक गाइगर व मास्टर ने किया था। किसके सुझावों पर किया था? रदरफोर्ड के सुझावों पर किया था। कब किया था? 1911 में किया था। इस अल्फा कण प्रयोग
में एक अल्फा कण स्रोत ले लिया, ये अल्फा कण स्रोत से अल्फा कण जनरेट हुए, ये अल्फा कण कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ से जनरेट किए गए थे, ये रेडियोएक्टिव पदार्थ बिस्मिथ था। चलो ये अल्फा पार्टिकल्स किस पर, इन अल्फा पार्टिकल्स की स्वर्ण पत्र पर बौछार कराई। ये स्वर्ण पत्र है, इसकी मोटाई 2.1 × 10⁻⁷ मीटर थी। इस स्वर्ण पत्र पर आपतित होने वाले अल्फा कणों का वेग 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड था। इन अल्फा कणों को पीवी की ईंट के मध्य से होकर गुजारा गया था ताकि यह अल्फा कण एक पतले किरणपुंज के रूप में जाएं। यहाँ इस स्वर्ण पत्र के चारों तरफ जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया गया था। ये पर्दा इसलिए लगाया गया था ताकि जैसे ही अल्फा कण जिंक सल्फाइड के पर्दे से आकर टक्कर करता है तो वह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेगा, और प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेगा तो हमें फील हो जाएगा कि यहाँ अल्फा पार्टिकल्स पहुंच चुका है। चलो कोई समस्या नहीं। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने पाया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ कोणों से अधिक कोणों से प्रकीर्णित होकर लौट गए। तो इस आधार पर वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा निष्कर्ष था इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। और तीसरा रिजल्ट था परमाणु का संपूर्ण धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान उसके अंदर केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान पर संकेंद्रित होता है, जिसे केंद्रक या नाभिक कहते हैं। चलो ये उसकी 3 सफलताएं थी, लेकिन 3 सफलताओं के बाद में उसकी 2 असफलताएं भी थी। और 2 किसकी असफलताएं? रदरफोर्ड की असफलताएं क्या थी? पहली असफलता थी कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। दूसरा क्या था? यह ऊर्जा के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। भाई रदरफोर्ड के अनुसार ऊर्जा का स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यह रेखीय ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। चलो कोई समस्या नहीं, आगे हम बात करते हैं। चलो 1 मिनट। चलो इस प्रयोग के अंदर 2 छोटे छोटे पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है अल्फा कण का प्रक्षेप्य पथ। अल्फा कण का प्रक्षेप्य पथ मतलब अल्फा कण सीधा कब जा रहा है, कुछ कोण से प्रकीर्णित कब हो रहा है। आप गौर करके देखो, ये आपके पास में कौन है? स्वर्ण पत्र है। इस स्वर्ण पत्र का धनावेश भाग यहां पर है, नाभिक। आप देखिएगा जो ये नाभिक से जो अल्फा कण जितनी ज्यादा दूरी पर है वो सारे अल्फा कण सीधे निकल गए। जैसे जैसे जो अल्फा कण नाभिक के पास में आ रहे हैं, देखो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आया, नाभिक के पास आया और ऐसे चला गया। ये अल्फा पार्टिकल्स और पास आया, ऐसे चला गया, और पास आया, ऐसे चला गया। ऐसा फील हो रहा है मुझे यहाँ पर कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल्स नाभिक के पास आता है वैसे वैसे इनके पथों, जो अल्फा कण का पथ है, उस पथ का मान ज्यादा डिस्टर्ब होता है। कैसे डिस्टर्ब हो रहा है आप देखिएगा। ये मेरे पास कोई नाभिक है, लक्ष्य नाभिक ले लेता हूं। जो नाभिक है ये वाला नाभिक मैंने बाहर ले लिया। इस नाभिक पर अगर मैं कोई अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भेजता हूं तो सीधा सीधा निकल गया, ये दूर है। लेकिन अगर मैं कोई पास से अल्फा पार्टिकल्स लाता हूं तो ये इस प्रकार चला गया, ऐसे ही क्या है। ये और पास लाता हूं तो और ज्यादा कोण से विक्षेपित हो गया, और जस्ट पास लाता हूं ऐसे चला गया, और इसके केंद्र पर लाता हूं तो ये जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से वापस लौट के आया। एक्चुअली मुझे यहाँ इस सब को देखने पर फील होता है अल्फा कण का जो प्रक्षेप्य पथ है, ये पथ है सीधा जाएगा या अपने पथ से डिस्टर्ब होगा, ये इस दूरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर? दूरी के ऊपर। एक्चुअली इस दूरी को अपन बोलते हैं प्राचल दूरी। प्राचल दूरी, इस प्राचल दूरी को d से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। इसे संघट्य प्राचल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं
अल्फा कण का जो प्रक्षेप्य पथ है वो प्राचल दूरी पर निर्भर करता है। प्राचल दूरी का मान जितना ज्यादा होगा, देखो ये दूरी का मान जितना ज्यादा है, अल्फा कण का प्रक्षेप पथ में कोई चेंज नहीं हुआ, वो सीधा सीधा गुजर गया। जैसे जैसे इस दूरी का मान कम होता है वैसे वैसे अधिक कोण से ये प्रकीर्णित होते हुए लौट जाता है। ऐसी कंडीशन हो रही है। तो यहां अगर मैं बात करना चाहूं कि देखो इधर तो मैं ले लेता हूं प्राचल दूरी d ले लेता हूं, ये दूरी डिस्टेंस प्राचल दूरी या संघट्य प्राचल ले लिया, और इधर मैं ले लेता हूं कोण थीटा। तो इन दोनों में अगर मैं वक्र देखूं तो मुझे वक्र किस प्रकार प्राप्त होता है, मुझे जो वक्र प्राप्त होगा वो वक्र इस प्रकार वक्र प्राप्त होगा। वक्र क्यों प्राप्त हो रहा है आप देखिएगा, यहां से जैसे जैसे मैं चल रहा हूं वैसे वैसे d का मान क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है। इस स्थान पर d का मान कम है, जब दूरी का मान कम है तब थीटा का मान ज्यादा है। दूरी का मान कम है, थीटा का मान क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। आप देखो जब दूरी का मान आपके पास कम है, दूरी का मान कम है इस स्थान पर, इस अल्फा कण के लिए दूरी का मान 0 है। जब दूरी का मान 0 है तो थीटा का मान 180 प्राप्त हो रहा है। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पास थीटा का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास अल्फा कण का जो प्रक्षेप पथ है वो प्राचल दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। बात आती है प्राचल दूरी क्या है। प्राचल दूरी भाई ये आपका लक्ष्य नाभिक है, लक्ष्य नाभिक, ये लक्ष्य नाभिक है और ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है। जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, मान लो अल्फा पार्टिकल्स ये आया, इस अल्फा पार्टिकल्स की बात करूं तो इस अल्फा पार्टिकल्स की लक्ष्य नाभिक से जो लंबवत दूरी होती है, इस लंबवत दूरी को अपन क्या कहते हैं, संघट्य प्राचल या प्राचल दूरी कहते हैं। ठीक, वापिस एक बार मैं बात करूंगा, एक क्वेश्चन और क्रिएट होगा। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्र को ही क्यों चुना गया था। स्वर्ण पत्र को इसलिए चुना गया था क्योंकि सोने का नाभिक अल्फा कण के नाभिक की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक भारी होता है, ताकि अल्फा कण का प्रकीर्णन आसानी से हो सके। ठीक, थैंक यू।